गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें स्लैब पढ़ना है, जो हमारी एक नई यूनिट है। ठीक है, तो स्लैब एक जनरली इज़ अ 2D और प्लेनर एलिमेंट होता है। आपको पता है स्लैब, आप सबने देखा होगा कि आपको जो रूफ़ जो छत होती है उसको हम स्लैब कहते हैं। ठीक है, तो बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है स्लैब का। चलिए अब इसमें डिफ़ाइन करते हैं कि कितने टाइप्स की स्लैब होती हैं। पहला होता है वन वे स्लैब और सेकेंड होता है टू वे स्लैब। तो जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, वन वे स्लैब हम कैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे जानेंगे कि ये वन वे स्लैब है। तो जो वन वे स्लैब आर दोज इन विच Ly/Lx रेशियो इज़ ग्रेटर देन 2। देखिए मैंने बनाया कि Ly/Lx रेशियो इज़ ग्रेटर देन 2। अब यहाँ बात ये आती है कि Lx और Ly क्या है। Ly जो है हमारा लॉन्गर स्पैन है और Lx हमारा शॉर्टर स्पैन है। सपोज दैट अगर हम 8 मीटर इंटू 3 मीटर का कोई क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, तो अब इसमें हम Ly हमारी क्या हो जाएगी, Ly हमारी 8 मीटर हो जाएगी और Lx हमारा 3 मीटर हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा ये है कि लॉन्गर अपॉन शॉर्टर का जो रेशियो होगा वो 2 से ज़्यादा आएगा, तो हम उसको वन वे स्लैब बोलते हैं। ठीक है, अब एक उसका छोटा सा देख लेते हैं फिगर। ये देखिए, लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है। लॉन्गर के साइड हमने सपोर्ट दे दिया, तो आप और ये हमारा शॉर्टर स्पैन हो गया। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। इस स्लैब को हम ये भी बोलते हैं कि स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, वन वे स्लैब और स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन, एंड बेंडिंग टेक्स प्लेस ओनली शॉर्टर स्पैन। और जो इसमें बेंडिंग आती है वो सिर्फ शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग आती है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि जब हमने यहाँ सपोर्ट दिया लॉन्गर स्पैन के खिलाफ, तो कोई ऊपर से लोड आएगा तो यही तो बेंड करेगा। जो हमारा शॉर्टर स्पैन होगा यही हमारा बेंड करेगा। लॉन्गर पे तो सपोर्ट है, ये तो बेंड करेगा नहीं। क्लियर। Point number 3, the one-way slab is analyzed. The main reinforcement is provided along shorter span. अब हमको पता है कि जहाँ पे हमारी बेंडिंग आएगी वहीं पे हम क्या करेंगे, मेन रिइंफोर्समेंट देंगे। जैसे मान में मेन रिइंफोर्समेंट हमने दे दिया, ये हम किसके अलॉन्ग दे रहे हैं, ये शॉर्टर एलॉन्ग का दे रहे हैं, क्योंकि बेंडिंग इधर आ रही है। तो हम शॉर्टर एलॉन्ग के अलॉन्ग हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना मेन रिइंफोर्समेंट दे दिया। पॉइंट नंबर 4 क्या हमारा कि वन वे स्लैब इज एनालाइज बाय एज्यूमिंग इट टू बी ए बीम ऑफ 1 मीटर विड्थ। तो मैंने पहले भी आपको बता के रखा है कि स्लैब को हम 1 मीटर बीम की विड्थ मान के डिज़ाइन करते हैं। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें और आपको दिख रही होगी, लोड कैरिड बाय द शॉर्टर स्पैन। जो शॉर्टर स्पैन होता है वो सबसे ज़्यादा लोड कैरी करता है 95%, और जो लॉन्गर स्पैन होता है वो अप्रॉक्स 5% लोड कैरी करता है। ठीक है, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। टू वे स्लैब किसको बोलते हैं, तो वही फॉर्मूला फिर वही कि द स्लैब विच इज सपोर्टेड ऑन ऑल द 4 एजेस एंड हैविंग Ly/Lx रेशियो आर लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब जो लॉन्गर अपॉन शॉर्टर का जो रेशियो का लेस देन और इक्वल टू 2, यानी अगर 2 भी वैल्यू आ रही है तो वो टू वे स्लैब होगा, और 2 से कम आ रही है तो टू वे स्लैब होना ही है। ठीक है, इस स्लैब को हम बोलते हैं कि स्लैब इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैब स्पैनिंग इन बोथ डायरेक्शंस। यानी ये बोथ डायरेक्शंस में स्पैनिंग इसको करते हैं, तो बेंडिंग यहाँ क्या होगा, दोनों डायरेक्शंस में लगेगा। तो जब बेंडिंग दोनों डायरेक्शंस में आएगा तो हम मेन रिइंफोर्समेंट भी क्या आगे दोनों डायरेक्शंस में, इधर भी प्रोवाइड करेंगे, इधर भी प्रोवाइड करेंगे और ऐसे भी प्रोवाइड करेंगे, दोनों में मेन रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हमारा एक जनरल डेफिनेशन हो गया कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है। अब कुछ IS कोड प्रोविजंस हैं, कुछ IS कोड प्रोविजंस बताए गए हैं कोड के द्वारा। ये आपके IS आपको अभी मिल जाएंगे, आपके बुक में मिल जाएंगे, आपके IS कोड में मिल जाएंगे। IS कोड प्रोविजन में हम पहला देखते हैं इफेक्टिव स्पैन। फर्स्ट हम देखते हैं इफेक्टिव स्पैन। अब देखिए इफेक्टिव स्पैन में किसे किसे निकलना है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और कॉन्टिन्यूस। ये 3 स्लैब्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम पहला देखते हैं सिंपली सपोर्टेड। ये मैंने एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब बनाया। देखिए ये इसकी डेप्थ है स्लैब की, ये L0 क्या है, दोनों के बीच की क्लियर स्पैन, इसको क्लियर स्पैन बोलते हैं। ये W क्या है, विड्थ ऑफ द सपोर्ट बोलते हैं। और बियरिंग, नाम ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं कि बियरिंग बोल देता है, तो लड़के उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि बियरिंग क्या होता है। बियरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ द सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब कोड ने क्या कंडीशंस दिया हुआ है, पहला कंडीशन ये कोड ने दिया हुआ है, C/C का मतलब यहाँ सेंटर टू सेंटर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट। ठीक, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी ये सेंटर से ये सेंटर की दूरी, तो ये दूरी L0 हो गई, प्लस ये W/2, ये प्लस ये W/2। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया L0 प्लस W/2 प्लस W क्या होगा, L0 प्लस W। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कोड, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट
क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट प्लस इफेक्टिव डेप्थ। तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट क्या है, L0 है, और जो इफेक्टिव डेप्थ है D है। तो यानी हमारे पास दो कंडीशन आ गए, L0 प्लस W, L0 प्लस D। अब L इफेक्टिव लेने का कंडीशन ये है कि दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम आएगी उसको हम लेंगे। ये केस है सिंपली सपोर्टेड के केस में। क्लियर। अब आते हैं बी, कैंटिलीवर बीम और स्लैब। कैंटिलीवर के सीधा सा कंडीशन में बताया है कि L इफेक्टिव जो हम लेते हैं, लेंथ ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट प्लस हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। तो ये कैंटिलीवर बीम बना हुआ है, लेंथ ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट L0 दिया हुआ है और इसका इफेक्टिव डेप्थ D दिया हुआ है। और कोड क्या कहता है कि बेस ऑफ सपोर्ट लेते हैं प्लस हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, तो L0 प्लस D/2 यहाँ पे कैंटिलीवर के केस में हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कॉन्टीन्यूअस स्लैब के केस में, कॉन्टीन्यूअस स्लैब के केस में, ठीक है। अब इसमें दो तीन कंडीशंस हैं। देखिए पहला क्या है, इफ़ द विड्थ ऑफ द बीम और सपोर्ट यानी W इज़ लेस देन बाई 1/2 L0। L0 क्या है, क्लियर स्पैन, ठीक है। अगर ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो L इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ L0 प्लस D प्लस L0 प्लस W। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इन दोनों को निकालेंगे और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ले लेंगे। दूसरा है, इफ़ विड्थ ऑफ द सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन 1/12 इंटू L0। अगर ऐसा होता है तो फिर दो कंडीशंस आ जाती हैं हमारी कि व्हेन वन एंड फिक्स अदर एंड कॉन्टीन्यूअस और बोथ एंड कॉन्टीन्यूअस। अगर इस केस में अगर ये केस आता है तो L इफेक्टिव बराबर L0 हो जाएगा। और दूसरा केस है व्हेन वन एंड कॉन्टीन्यूअस एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड, तो जो L इफेक्टिव होगा मिनिमम ऑफ किसका, L0 प्लस D/2 और L0 प्लस W/2 के मिनिमम में होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने जो अगला IS कोड प्रोविजन है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंट्रोल, डिफ्लेक्शन कंट्रोल। ये भी आपको कोड बुक में दिया हुआ है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में जनरली स्पैन टू डेप्थ रेशियो निकालते हैं, ठीक है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो निकालते हैं इसमें। तो इसमें भी दो कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर स्पैन हमारा 10 मीटर तक है तब हम, देखिए इसमें कंडीशंस क्या है कि स्पैन अप टू 10 मीटर, अगर स्पैन 10 मीटर तक का है तब हमारा स्लैब अगर ये दिया हुआ है कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टीन्यूअस हो तो L/D का रेशियो क्या होता है, कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कॉन्टीन्यूअस के लिए 26। अब इन सबको मैंने ए वैल्यू बोल दिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जब हम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड निकालेंगे तो स्पैन यानी L की वैल्यू, ठीक है, स्पैन और डिवाइड बाई ए वैल्यू। ए वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, कैंटिलीवर पूछेगा तो 7 आ जाएगा, सिंपली सपोर्टेड पूछेगा तो 20 आ जाएगा, कॉन्टीन्यूअस पूछेगा तो 26 आ जाएगा, ठीक है। अब स्पैन में भी क्या लेंगे, जैसे अगर 8 मीटर इंटू 3 मीटर है तो हमेशा शॉर्टर स्पैन लेंगे, शॉर्टर स्पैन हम लेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉर्टर स्पैन लेंगे। क्लियर। अब आपको एक याद करने का तरीका बता देता हूँ, ये बहुत कोई टेक्निकल नहीं है लेकिन एक छोटा सा तरीका है। जैसे सिंपली सपोर्टेड का जनरली हमको 20 याद रहेगा, लेकिन कैंटिलीवर और कॉन्टीन्यूअस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 26 किसका होगा, 7 किसका होगा। तो आप ये देखिए कैंटिलीवर CA मतलब CA पहले आ रहा है तो पहले मतलब 7 आएगा, 26 आएगा तो 7 आएगा। कॉन्टीन्यूअस CO बाद में आता है तो यानी 26 बाद में आता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये एक याद करने का छोटा सा तरीका है बस। आप चाहे तो अडॉप्ट कर लिए, चाहे आप जैसे भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम स्पैन इज़ ग्रेटर देन 10 मीटर। अगर स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा होगा तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। सॉरी, स्पैन पहले 10 मीटर के पहले मैं बता देता हूँ, इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, स्पैन अपॉन ए वैल्यू, ठीक, ए वैल्यू ही हो सकती है। अब स्पैन इज़ ग्रेटर देन 10 मीटर, लेकिन ये कैंटिलीवर के लिए फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो जो एवब, उसमें कंडीशन ये है कि जब 10 मीटर से ज़्यादा होगा तो अवब वैल्यू को हम 10 बाई स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमारी अवब वैल्यू थी स्पैन अपॉन ए वैल्यू, उसमें हमने 10 अपॉन स्पैन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ गया स्पैन स्क्वायर डिवाइड बाई ए वैल्यू इंटू 10। अब ए वैल्यू क्या है, ए वैल्यू ये है, अगर ये मान लीजिए इसमें 10 मीटर से ज़्यादा का स्पैन है और पूछ देता है कि कॉन्टीन्यूअस स्लैब है हमारी तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगा, तो ए वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉन्टीन्यूअस के लिए 26 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 26 वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा नंबर का कोडल प्रोविजन है कि डिपेंडिंग अपॉन द एरिया एंड द स्पैन ऑफ द स्टील फॉर टेंशन रिइंफोर्समेंट द वैल्यू ऑफ ए और बी शैल बी मॉडिफाइड बाई मल्टीप्लाइंग विद द मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अगला जो प्रोविजन है हमारा कोड का वो है कि रिइंफोर्समेंट इन स्लैब, कि हम कितना रिइंफोर्समेंट स्लैब में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मिनिमम रिइंफोर्समेंट क्या होगा, कि कैसे हम चेक करेंगे कि इतना ही हमको देना है स्लैब में, इससे कम नहीं देंगे हम। तो क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन इन स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इन केस ऑफ माइल्ड स्टील। यानी अगर माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील जैसे होता है Fe 250 को हम बोलते हैं, अगर माइल्ड स्टील है तो 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया से कम हमको नहीं देना है।
द वैल्यू कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर HYSD बार। HYSD क्या होता है? FE 415 और FE 500। अगर ये FE दिया हुआ है तो हमारा HYSD बार है, तो उसके केस में 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा होगा। अब मैक्सिमम की अगर बात करेंगे किसी भी केस में, तो वो 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आता है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार, मतलब जो हम सरिया लगाते हैं उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है आपके स्लैब में। तो उसके लिए कंडीशंस पढ़िए। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार इन अ स्लैब शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। सपोज दैट ये हमारी स्लैब है, ठीक, ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो जो इसमें अंदर सरिया लगेगा, जो रीइंफोर्समेंट लगेगा, वो 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/8 ऑफ द मतलब कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो उसमें सरिया लगेगा वो 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द, ये जो थिकनेस है उसका 1/8वां निकाल लेंगे, उससे ज़्यादा इसका सरिया का वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक। डायमीटर उसका नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक होता है मेन रीइंफोर्समेंट, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट जो जनरली होता है वो लोड को बियर नहीं करता है, वो बस लोड को ट्रांसफ़र करता है। इसके 2-3 कंडीशन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द लॉन्गर स्पैन ऑफ द वन वे स्लैब, एकदम क्लियर, क्योंकि शॉर्टर स्पैन पे तो हमारा मेन रीइंफोर्समेंट होगा, और मेन रीइंफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये लॉन्गर के लॉन्ग पड़ेगा, ठीक। अब इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये देख लीजिए। पहला फंक्शन है कि टू डिस्ट्रीब्यूट द कंसंट्रेटेड लोड कमिंग ऑन द स्लैब। मैंने पहले बताया होता है कि जो लोड आता है कंसंट्रेटेड लोड, उसको क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेकंड, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर स्ट्रेसेस। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट है वो श्रिंकेज और टेम्परेचर स्ट्रेसेस से बचाता है। थर्ड, टू कीप द मेन स्टील इन पोजीशन, मेन स्टील बार इन पोजीशन, यानी जब हमारा मेन बार नीचे पड़ेगा और उसके ऊपर से हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे तो उसको पोजीशन पे उसके रखता है। क्लियर। अब आते हैं हम अपने अगले प्रोविजंस पे। अगला प्रोविजंस वही मतलब मिनिमम रीइंफोर्समेंट पे ही है कि स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट कैसे देंगे। स्पेसिंग मतलब कि कितनी कितनी दूरी पे रखेंगे। तो पहला है जो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार, मतलब जो हम मेन बार देंगे लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल बार होता है, उसकी मैक्सिमम स्पेसिंग 3D, डेप्थ हम निकाल लिए रहेंगे क्वेश्चन में, और 300 mm, ये कंडीशन। इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक। अगर वही हम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो भी हमने लास्ट में पढ़ा इसके पहले, उसमें क्या कंडीशन है? 5D और 450 mm। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा हम इसको ले लेंगे। अब अगला जो इसमें प्रोविजन है कवर, कि नॉमिनल कवर हमको कितना देना चाहिए। तो नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड इन स्लैब इज 20 mm, 20 mm का हमको नॉमिनल कवर मिनिमम देना होता है, ठीक है। एंड अदर वैल्यू ऑफ कवर फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस के हिसाब से मैंने देखिए वैल्यू लिख दी है। आपको क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस दे दें, तो माइट के लिए 20 mm, ये सारी वैल्यू mm में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडरेट के लिए 30, सीवियर के लिए 45, वेरी सीवियर के लिए 50 और एक्सट्रीम के लिए 75, ये हम क्लियर कवर की वैल्यू है हमारी। अब आते हैं हम IS कोड के प्रोविजंस में एक 2-वे स्लैब, कि 2-वे स्लैब्स के लिए एक भी कोविड कोडल प्रोविजन है। फॉर स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऐसा स्लैब जो इस दोनों डायरेक्शन में स्पैन करे उसको हम 2-वे स्लैब बोलते हैं। द शॉर्टर ऑफ द 2 स्पैन शुड बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द स्पैन टू डेप्थ रेशियो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे अगर 4 मीटर इंटू 3 मीटर है, तो जो स्पैन लेंथ लेंगे वो शॉर्टर वाला लेंगे, 3 मीटर वाला लेंगे, ठीक है। वही चीज़ में लिखिए। दूसरी चीज़ लिखिए कि फॉर 2-वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर, 3.5 मीटर तक है, विथ माइल्ड स्टील FE 250। रीइंफोर्समेंट लाइव लोड इज़ नॉट एक्सीडिंग, लाइव लोड इज 3 किलोमीटर पर मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो परमिट द स्लैब थिकनेस, तो माइल्ड स्टील के लिए जो स्लैब थिकनेस होगा L/D का रेशियो होगा, तो मैंने D को इधर ले लिया है और जो वैल्यू है उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो L/35 LX मतलब शॉर्टर स्पैन, LX/35 जो डेप्थ D आएगा उस ग्रेटर देन और इक्वल टू LX/35 फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब, LX/40 फॉर कॉन्टीन्यूअस स्लैब। ये किसके लिए है? माइल्ड स्टील की कंडीशन के लिए है, ध्यान रखिएगा। यही जब HYSD बार हो जाएगा तो इस फर्दर वैल्यू में हम 0.8 का गुणा कर देंगे। तो आप देखिए D की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? LX/35 इंटू 0.8 यानी LX/38 सिंपली सपोर्टेड के लिए, LX/40 इंटू 0.08 LX/32 फॉर कॉन्टीन्यूअस। तो चाहे तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं, आप सीधे वैल्यू याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए। और ये ध्यान रहिए कि जब भी HYSD बार आएगा तो इसमें
8 का गुणा कर देंगे तो हमारा HYSD बार के लिए LX की वैल्यू आ जाएगी सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, और LX की वैल्यू आ जाएगी कॉन्टीन्यूअस स्लैब के लिए, मतलब डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी कॉन्टीन्यूअस स्लैब के लिए। तो आप चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आते हैं हम अपने डिज़ाइन स्टेप्स। जो हमारा IWS कोडर प्रोविज़न था वो ख़त्म हो चुका। अब हमें वन वे स्लैब डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए कुछ डिज़ाइन मैंने स्टेप्स बनाए हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत ईजी वे में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो इसमें प्रोविज़न ये है, सबसे पहला प्रोविज़न ये है इसमें, ये कह लीजिए कि सबसे पहला स्टेप क्या है। तो सबसे पहला स्टेप करेंगे फाइंड आउट वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। हमको ये पता लगाना है कि वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। कैसे पता लगाएंगे? LY/LX के रेशियो से, ठीक है। अगर LY/LX ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वन वे स्लैब हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम पता लगा लेंगे। स्टेप 2 में हम करेंगे बाय डिफ्लेक्शन कंट्रोल मेथड से, जो अभी पढ़ाया था आपको, फाइंड आउट इफेक्टिव डेप्थ। हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में हम L इफेक्टिव निकालेंगे एज पर कोडर प्रोविज़न। L इफेक्टिव कैसे निकला है अभी मैंने कोडर प्रोविज़न में आपको पढ़ाया है। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन और टोटल फैक्टर्ड लोड। हम टोटल जितना भी लोड हमारा दिया होगा प्लस सेल्फ वेट ऑफ स्लैब को जोड़ के टोटल लोड निकाल लेंगे और उसको 1.5 से गुणा करके उसको फैक्टर्ड कर लेंगे, ठीक। स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। स्टेप नंबर 6 में डी रिक्वायर्ड के लिए मैंने बताया था कि आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, या आपको ये भी पता होगा कि MR बराबर 0.138 FCK BD², ये भी फार्मूला है, उसी का कन्वर्जन है ये। आप यहाँ से डी रिक्वायर्ड निकाल लेंगे और अब ये देखेंगे कि जो डी रिक्वायर्ड हमने निकाला है और जो डी हमने ऊपर माना है, तो जो हमने माना है वैल्यू, यानी डी रिक्वायर्ड की वैल्यू कम होनी चाहिए डी एडॉप्टेड से, समझ गए। ये आपने जो डी यहाँ पे निकालेंगे डिफ्लेक्शन कंट्रोल से, वो एडॉप्टेड होगा हमारा, और जो डी रिक्वायर्ड होगा निकालेंगे तो डी रिक्वायर्ड की वैल्यू कम आनी चाहिए, ठीक। अगला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी आपको पता है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। इसमें बी की वैल्यू हमेशा 1 मीटर लेंगे। स्लैब में बताया था कि बी को हमेशा 1 मीटर पर डिज़ाइन करते हैं। अब चेक फॉर AST मिनिमम और AST मैक्सिमम। तो AST मिनिमम क्या, मिनिमम इम्प्रूवमेंट कितना देते हैं? 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया माइल्ड ये HYSD बार के लिए, और 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया माइल्ड स्टील के लिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेसिंग ऑफ मेन बार अभी मैंने आपको जस्ट बताया, लेकिन मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, इसलिए स्टेप ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 9 में हम स्पेसिंग ऑफ मेन बार निकालेंगे 3D, और 300 जो इसमें से कम होगा वो वैल्यू को ले लेंगे। स्टेप नंबर 10 स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार 5D और 450 mm जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे। स्टेप नंबर 6 कैलकुलेट फैक्टर्ड शियर फोर्स लगाएंगे, निकालेंगे यहाँ पे। फिर कैलकुलेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ बी बराबर VU/BD निकालेंगे और कंपेयर टाउ सी से करेंगे। टाउ सी हम कैसे निकालें? परसेंटेज ऑफ स्टील के से हम निकालते हैं। टाउ सी को कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ स्टील से, और इसका एक टेबल IS कोड में दिया है, वहाँ से टाउ सी निकालेंगे। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? टाउ सी इज़ ग्रेटर देन टाउ वी। और इस कंडीशंस को चेक करके अगर ये कंडीशन फॉलो कर जाता है तो हमारा जो स्लैब है वो शियर में फेल नहीं होगा। तो आपका इन 12 स्टेप की मदद से विद द हेल्प ऑफ 12 स्टेप्स आप वन वे स्लैब को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर उस पर हम अपना वन वे स्लैब का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि अगर मैं कोई अगला वीडियो डालूंगा फिर आपको वो तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।